दोस्तों हम कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दैट मीन्स जो हमारा वीक 1 का जो टारगेट था, वीक 1 में हम लोग जो भी टारगेट लिए थे जो भी पेपर का, उसमें से जो पहला पेपर था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। उसमें जो फोकस एरिया था वो तीन फोकस एरिया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में: फंडामेंटल राइट, रेट्स और इमरजेंसी प्रोविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स पे डिस्कस किए थे, जिसमें कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 22 तक हम लोग कवर कर चुके थे। उसमें आपको होमवर्क मिला था, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था। शायद आप लोग कंप्लीट किए या नहीं। आप लोग का किसी भी कैंडिडेट का कमेंट अभी तक नहीं आया है उस पर्टिकुलर वीडियो पे। होमवर्क ये था कि आर्टिकल 21 ए जो है, आर्टिकल 21 ए ये जो ऐड किया गया, ये कब ऐड किया गया, कौन सा अमेंडमेंट में ऐड किया, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था। तो आर्टिकल 21 ए ये क्या है, पहले ये समझते हैं। आर्टिकल 21 ए है राइट टू एजुकेशन। राइट, आर्टिकल 21 ए है राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन, राइट, फ्री एजुकेशन, फ्री एंड नेसेसरी एजुकेशन या कंपल्सरी एजुकेशन, आप इसको ये बोल सकते हो। राइट, यानी आर्टिकल 21 ए जो है ये कहता है राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत 6 से लेके 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रोविजन रखा गया, ये प्रावधान किया गया। तो ये जो है ये कब ऐड किया गया, कौन सा अमेंडमेंट में, ये आपको होमवर्क दिए थे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है 86th अमेंडमेंट था। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट था ये कौन सा था अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था, 2002 में। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट में, यानी 86वां संशोधन में, जब संविधान में संशोधन किया गया था। और ये वर्ष 2002 में इसका अमेंडमेंट किया गया था, 86th अमेंडमेंट। और इसके बाद इनफोर्स की अगर मैं बात करूं, ये जो अमेंड किया गया, ये जो आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया, इसकी इन्फोर्समेंट की अगर मैं बात करूं, तो वर्ष 2009 में एक कानून आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस कानून को आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। आपको रियलाइज होगा कि वर्ष 2009 में जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो ये आया, इसके बाद से सभी पूरे देश के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया, रखा गया। और ये आर्टिकल 21 ए इन्फोर्स हुआ, राइट टू एजुकेशन। ये 86 अमेंडमेंट था, वर्ष 2002 में ये अमेंड किया गया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया जो होमवर्क था आप सभी का। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी को जो भी कुछ मैं मेरे तरफ से दिया जाता है, आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क जो है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कमेंट में उसका आंसर दीजिए। उससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि हाँ इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तब मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ आप सभी के लिए, उसमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा मुझे। राइट, ऐसे क्या होता है कि अगर आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं या उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उससे लगता है कि मोटिवेशन फील नहीं होता है, और जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आप सभी के लिए, वो मेहनत करने का जो है जिज्ञासा अंदर से नहीं आता है। तो आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गया। 86 अमेंडमेंट वर्ष 2002 में हुआ था, आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है का प्रोविजन रखा गया। और ये वर्ष 2009 में कानून आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके बाद देश के पूरे देश भर में सभी बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा गया और वो इन्फोर्स हुआ। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज जो है हम लोग कवर कर रहे हैं AIB 20 प्रिपरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, जिसमें कि टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। जब आपके पास बैरेक्ट होगा तो पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट मिल जाएगा। 12 से लेकर के आर्टिकल 22 तक कवर कर चुके थे, जिसमें हमारा टॉपिक था जनरल। 12 और 13 जो है जनरल था, उसके बाद राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। आज हम लोग आगे जो है 23 से लेकर के 35 तक कवर करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन। पहला जो टॉपिक है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन। अब इसका मतलब क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जो जब भी कभी किसी के साथ शोषण किया जाता है, शोषण किसी भी प्रकार का हो सकता है, मानसिक शोषण या शारीरिक शोषण, किसी भी प्रकार का शोषण हो, उसके अगेंस्ट जो है उसको स्वतंत्रता है, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगर कभी किसी का शोषण होता है, शोषण किया जाता है, तो उसको ये अधिकार मिलता है संविधान के आर्टिकल 23 के तहत कि वो जो है उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, उसको इस बात का आजादी है नहीं, शोषण के विरुद्ध जो है
अधिकार है उसको, ठीक है। तो आर्टिकल 23 में हम लोग देखते हैं क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसका क्या मतलब है, देखिएगा, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप लोग सुना होगा, आप लोग जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में सुने होंगे। किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई भी व्यक्ति है, ह्यूमन का मतलब क्या हुआ, मानव यानी मनुष्य, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी जेंडर, किसी भी जेंडर का जो है दुर्व्यापार यानी ट्रैफिकिंग जो है, यानी उसको खरीदना बेचना, उस पर रोक लगाया गया, ठीक है, प्रोहिबिट किया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया। और फोर्स्ड लेबर, जो बंधुआ मजदूर होता है, जबरदस्ती किसी लेबर को जो है बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी किसी भी बंधुआ मजदूर की तरह उसको जो है नहीं रखा जाएगा, ठीक है, उससे उसको आजादी दिया गया, यानी उसको रोक लगाया गया फोर्स्ड लेबर पे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, आर्टिकल 23 में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा 24, उसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटीसी, यानी जो बंधुआ मजदूर होता है, जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको जो है उस पर रोक लगाया गया, किस चीज पे, एम्प्लॉयमेंट पे, उसको कोई काम नहीं करवाएगा, ठीक है। कौन से बच्चे को, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई काम नहीं करवाएगा, चाहे वो किसी फैक्ट्री में हो, कंपनी में हो, या किसी भी इंडस्ट्री में हो, ठीक है। इसके खिलाफ, इस पे जो है रोक लगाया गया आर्टिकल 24 में। अगला जो टॉपिक हमारे पास है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको ध्यान रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री पोसेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, अर्थात अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी धर्म के लोग हो पूरे देश भर में, उसको आजादी दिया गया, किस चीज की, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का, ठीक है, फ्री पोजीशन, उसको किसी भी धर्म को अपनाने का, प्रैक्टिस, उसको जो है किसी भी धर्म को जो है प्रैक्टिस करने का, दैट मीन्स पूजा पाठ, या कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई किसी तरह का जो है चाहे वो, हाँ, जो कुछ पर्टिकुलर जो चीजें हैं, जैसे कि उससे किसी का नुकसान ना हो। नुकसान का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी का आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब कोई व्यक्ति जो है किसी के दरवाजे पर जाके बहुत जोर जोर से जो है वो कोई बाजा बजा रहा है, डीजे बजा रहा है, जिसमें कि धार्मिक संगीत है, तो वहां पे क्या होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसका वायलेट हो रहा है। तो किसी का जो है आजादी, किसी का जो फ्रीडम है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ करके, यानी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री पोसेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार कर सकता है और अपना सकता है किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, और उसको इस चीज का आजादी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के कोई भी व्यक्ति हो पूरे देश भर में, बस किसी का जो है फ्रीडम या किसी का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको एक्सेप्शन में रखिए। इसमें कह रहा है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। जो हम आपको बता रहे हैं 25 में, वही बात इसमें कह रहा है, यानी सिर्फ जो है, जो भी उपबंध है उसको अधीन रहते हुए, यानी जो संवैधानिक अधिकार है उसको पालन करते हुए सभी व्यक्तियों को यह अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो अपना धर्म को जो है मान सकता है, आचरण कर सकता है या प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन है और कुछ इलस्ट्रेशन है, स्पष्टीकरण दिया गया है, आपके पास बैग होगा, आप इसको उसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अगला जो आर्टिकल हमारे पास है, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी अगर कोई भी धार्मिक कार्य कर रहा है, जैसे कोई पूजा पाठ कर रहा है, रामायण पाठ कर रहा है, या गीता का कुछ हो रहा है, या कोई श्लोक हो रहा है, कहीं पे हनुमान चालीसा कुछ भी हो रहा है, या कहीं पे नमाज पढ़ाया जा रहा है, या कहीं पे कोई अदर धर्म का कुछ भी हो रहा है, या कहीं पे सत्संग हो रहा है, कोई उसके अलावा भी कुछ और कर रहा है, तो उसको जो है उस चीज को मैनेज करने का स्वतंत्रता है। कोई भी धार्मिक अफेयर्स है, उसको जो है धार्मिक कार्य को प्रबंध करने की आजादी है, उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाव को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। 26 में इस बात का जिक्र किया गया है। 27 देखिए क्या कह रहा है, फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। 27 को ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है,
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अगर कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी धर्म है, अगर उसको वृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में सोचना, अगर कोई पब्लिक से जो है किसी प्रकार का टैक्स लिया जा रहा है या कोई डोनेशन लिया जा रहा है, फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी भी धर्म का जो है अभिवृद्धि के लिए करों के सदाय के बारे में स्वतंत्रता है। इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। इसका आजादी इसमें है। 27 को पढ़ लीजिएगा आप। 28 में देखिए क्या कह रहा है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी अगर कोई भी स्कूल कॉलेज है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है, या कोई भी धार्मिक स्थल है, तो वहां पे जो है उसको अपना जो धर्म है उसका जो भी चीज होता है, जैसे चर्च में कुछ हो रहा है या मंदिर में कुछ हो रहा है, मस्जिद में कुछ हो रहा है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें कोई प्रेयर हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, तो उसको उस चीज का करने का आजादी है, उसको अधिकार है। तो इसको हम रिकैप कर देते हैं आपके पास। जो आज का हमारा टॉपिक था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। इसमें जो है बात किया गया 23 में प्रोहिबिट किया गया ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और फोर्स्ड लेबर को, और 24 में जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे को एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी बंधुआ मजदूर जो होता है ना, बाल मजदूरी, उस पर रोक लगाया गया 24 में। यानी आप कीवर्ड इसे याद रखिए। 23 में क्या है, 23 में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर पे रोक लगाया, प्रोहिबिट किया गया। 24 में क्या है, बंधुआ मजदूर जो बाल मजदूर होता है, 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हो, चाहे वो फैक्ट्री में, कंपनी में, कहीं पे भी अगर एम्प्लॉयमेंट है तो उस पर जो है रोक लगाया गया। फिर उसके बाद आ जाता है टॉपिक हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 से लेकर के 28 तक जो है ये टॉपिक है। ये दोनों जो आर्टिकल है ये इसमें है, और ये जो आर्टिकल है 4 आर्टिकल ये इसमें है। तो इसमें है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 में है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री पोसेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद 26 में है कि भाई अपना जो धर्म है उसको मैनेज करने की, धार्मिक कार्य है उसको मैनेज करने का स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद 27 में है किसी प्रकार का टैक्स से जो है उसको ये नहीं किया जाएगा, कोई भी धर्म का है उसको प्रमोशन के लिए, अभिवृद्धि के लिए। फिर 28 में क्या है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस, अगर कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है या कोई भी मंदिर मस्जिद है, तो वहां पे जो है उसको आजादी दिया जाएगा कि अपना धर्म का जो भी गुणगान है वो कर सके। ठीक है, 28 तक जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारे पास कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी कोई भी संप्रदाय है, कोई भी धर्म है, उसका जो पर्टिकुलर कल्चर है, जो भी संस्कृति है या जो शिक्षा है, उसका अधिकार उसको दिया जाए। शिक्षा संबंधी अधिकार और सांस्कृतिक संबंधी जो भी अधिकार है उसको मिलना चाहिए। देखिए आर्टिकल 29 में क्या है, 28 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, और इस टॉपिक में कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, उसमें 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यक। माइनॉरिटीज का मतलब क्या हो गया, अल्पसंख्यक, यानी जो भी धर्म है, कोई भी जाति है, अगर उसका संख्या कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अब मान लीजिए कोई भी जैसे साउथ इंडियन कोई पर्सन है, अब वो बोलेगा कि मेरा जो लैंग्वेज है ये तमिल है, ठीक है, तमिल भाषा है मेरा, या कोई अदर कन्नड़ लैंग्वेज है, तो उसका जो पर्टिकुलर वो भाषा है या कोई धर्म वहां का अपनाया है, तो अगर उसका संख्या भले ही कम हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, तो उसको जो है उसका आजादी मिलेगा, उसको संरक्षण दिया जाएगा कि भाई आपका जो भी है पर्सनल जो भी चीजें हैं, आप उसको जो है स्वतंत्र होके जो है अपना जो भी है आजादी से अपना सब कुछ करो, संरक्षण करो। उसको किसी तरह से ये नहीं किया जाएगा कि आपको जो है ये मानना ही पड़ेगा, ये भाषा आपको बोलना ही पड़ेगा, अपना जो धर्म है ये बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जो भी कल्चर होगा, जो भी भाषा होगा, उसका यूज करेगा। राज्य द्वारा प्रेषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी आधार पे जो है भेदभाव नहीं होगा और किसी आधार पे वंचित नहीं किया जाएगा। 29 में इस बात को जिक्र किया गया है, तो आप इसको कीवर्ड से याद रखेंगे 29 को, माइनॉरिटीज। ठीक है,
उसके बाद 30 में देखिए क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी उसको भी अधिकार दिया गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या कोई एस्टेब्लिश कुछ करना हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करना हो, तो उसको इस चीज का अधिकार दिया गया। किसको? माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक को। तो आप इसको कीवर्ड से याद रखिएगा। 29 में जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, उसको संरक्षण दिया गया, और 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटी, उसका जो है अधिकार का बात किया गया, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो। अगला टॉपिक जो 31 है ये रिमूव कर दिया गया है, इस चीज को आप देख सकते हैं, इसको रिपील्ड है ये आर्टिकल 31। अगला टॉपिक है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, है ना। इसको देखिए, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, कुछ विधियों की व्यावृत्ति, है ना, कुछ विधियों की व्यावृत्ति। 31A में क्या कह रहा है? सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट इटीसी, यानी संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। यानी अगर कोई भी व्यक्ति है और अगर वो किसी प्रकार का स्टेट्स है उसका एक्विजिशन कर रहा है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं उस लॉ में जो है संपदाओं आदि अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति किया गया है ना। व्यावृत्ति है, सेविंग का यहाँ पे मीनिंग है व्यावृत्ति, व्यावृत्ति, इस चीज को आप लोग को देख लीजिए, है ना। तो उसको जो है आजादी दिया गया। फिर 31B में क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस, यानी कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, है ना। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक्ट है, तो उसका जो है विनियमीकरण, है ना, विधि मान्यकरण, उसको जो है कहीं ना कहीं वैलिडेशन किया जाएगा। इसको 31B में जो है इसको ऐड किया गया है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस। अगला जो आर्टिकल है 31C, इसमें है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कह रहा है कि कुछ निदेशक तत्वों और को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि कहीं ना कहीं जो है उसको जो है व्यावृत्ति किया जाएगा, यानी सेविंग किया जाएगा। 31D इसको भी रिमूव कर दिया गया है, ये रिपील्ड आर्टिकल है, आप इसको देख सकते हैं। अब जो आगे इंपॉर्टेंट, आप जो आगे है वो भी आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपको पता होगा कि इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कोई भी रिट जारी करने का, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में कहता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कह रहा है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्ति कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा जो 32 का सब क्लॉज 2 है उसको हम पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। 32 सब क्लॉज 2 में जो है, इसमें देखिए क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से, यानी इस भाग में यानी पार्ट 3 में जो भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसमें से किसी को प्रवृत्ति कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, उसके बाद प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो एंड और उत्प्रेषण रिट यानी और सरसिरारो, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति है। इस पॉइंट को थोड़ा समझिए, ये आपका दूसरा जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में रिट, उसको भी कवर कर देगा ये आर्टिकल 32। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, यानी पहले इस पॉइंट को पहले क्या है 32 में है, इस भाग द्वारा प्रवृत्त अधिकारों को प्रवृत्ति कराने के लिए उपचार, यानी वो रेमेडीज किया गया है। अगर किसी भी प्रकार का किसी का भी राइट वायलेट हो रहा है, जो भी राइट इस पार्ट में दिया गया फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में अगर किसी भी व्यक्ति का राइट वायलेट हो रहा है, तो आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दिया गया कोई भी रिट जारी करने का, कोई भी निर्देश या कोई भी आदेश जारी करने का, अगर उस पर्टिकुलर जो है किसी का राइट वायलेट हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। इस ये जो है इस आर्टिकल से आपको जो है ये दूसरा जो टॉपिक है रिट वाला, ये क्लियर हो जाएगा। रिट, है ना,
रेट को देखिए, रेट कितना हो गया 5, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, यानी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दिया गया कोई भी आदेश या कोई भी निर्देश या कोई भी रिट जारी करने का। कब? जब पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के तहत जो भी राइट है किसी भी पर्सन का, अगर वो वायलेट होता है या किसी तरह का इस तरह का मैटर है, तो उसमें जो है 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो और रिट जारी कर सकता है। और 226 में जो है हाई कोर्ट के पास पावर है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। तो हम लोग जो है रेट वाला जो प्रोविजन है हम लोग इसी पार्ट में पढ़ लेते हैं। और ये इसमें जो है 2 आर्टिकल आपको मैंने बताया, 32 और 226। 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है ना। आर्टिकल 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, यानी 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है और 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कोई भी रिट जारी करने का। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं रिट कितने प्रकार का होता है। रिट हो गया 5 प्रकार का। हैबेस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस यानी परमादेश, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा, और सरसिरारी यानी उत्प्रेषण। ये जो 5 प्रकार है ये रीट का प्रकार है। आप इसको माइंड में सेट करके रख लीजिए। हैबेस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस प्रमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, को वारंटो अधिकार परीक्षा, सरसिरारी उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार का जो रीट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से कवर अप कर लीजिए। यानी 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। 32 तो हम लोग पढ़ लिए थे, हम लोग 226 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, यानी हाई कोर्ट का जो भी जुरिडिक्शन है, द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवृत्ति कराने के लिए, है ना, और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है या उनमें से कोई निकालने की शक्ति होगी। यानी ये जो टॉपिक है रिट वाला, ये रिट 5 प्रकार का हो गया, ये समझ में आ गया आपको। और 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कोई भी रिट या कोई भी आदेश निर्देश जारी करने का, और 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। 32 जो है वो रिमूव कर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं अपने बैरक में। आर्टिकल 33 में हम लोग आ जाते हैं। आर्टिकल 33 में कह रहा है पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स। देखिए, यानी इस पार्ट में जो फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है, पार्ट 3, इस पार्ट में जो भी राइट की बात किया गया है उसके तहत पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया कि उसमें जो है उसको अधिकार दिया गया वो कोई भी जो है अपना जो भी अधिकार है उसको वो कर सकता है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई, यानी इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने उपांतरण करने की संसद की पास शक्ति। क्या सब कर सकता है संसद, पार्लियामेंट? इसमें देखिए, सशस्त्र बलों के सदस्यों को लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्य को आम सूचना या प्रति आसूचना को प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित शक्तियों को। यानी सिंपली समझिए, आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर है और आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को पावर है, ठीक है। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर है, ठीक है। आर्टिकल 34 में क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स। 34 में है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मैरिटल लॉ इज इनफोर्स इन एनी एरिया। यानी जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, यानी उस पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। इसमें बताया गया है 34 में रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट, यानी कब लगाया जाएगा रेस्ट्रिक्शन, इसको आप बेहतर जो है अपने बैरक में 34 आर्टिकल में जाके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अगला है 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। यानी 35 में कह रहा है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी इस भाग में जो भी उपबंध है उसको इफेक्ट में लाने के लिए जो भी विधान है उसमें दिया गया है। संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए और ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए। देखिए, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें पार्लियामेंट को तो पावर दिया गया है, पार्लियामेंट को पावर है, ठीक है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को जो है पावर नहीं है। यानी विधानमंडल को पावर, संसद को पावर है लेकिन विधानमंडल को पावर नहीं है, इसको ध्यान में रखना होगा। यानी 35 में कह रहा है लेजिस्लेचर टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस राइट, है ना, उसको प्रभावी के लिए सिर्फ संसद जो है अधिकार दिया गया है, विधानमंडल को अधिकार नहीं दिया गया।
तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 32 हो गया, सुप्रीम कोर्ट के पास रेमेडीज है कोई भी रिट जारी करने का, कुछ भी आदेश जारी करने का, जब इस पार्ट के तहत जो भी फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन होगा। तो और 226 में हाईकोर्ट के पास पावर है, 33 में पार्लियामेंट के पास पावर है, 34 में जो है रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कोई भी राइट पे, कब रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा उसका बात किया गया। 35 में जो है संसद को पावर दिया गया है, विधानमंडल को नहीं। तो हम लोग जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक यानी पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है उसको हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जो हम लोग रेट वाला प्रोविजन था वो भी पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। 5 प्रकार का रेट होता है, कब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, कब हाई कोर्ट के पास पावर है, इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं। इसके अलावा जो है हम लोग आगे का जो सेशन है हम लोग जो एक प्रोविजन बच गया है इमरजेंसी प्रोविजन, उसको भी हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सभी जो एडवोकेट हैं जो एआईबी एग्जाम देने वाले हैं, एआईबी 20 एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एआईबी 20 जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि जो भी अपडेट्स है रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।